दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस ब्रीफ लेक्चर के माध्यम से हम लोग परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार को जानेंगे। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार संविधान में प्रदत्त अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो हम लोगों ने देखा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है वो संविधान में जो प्रदत्त अनुच्छेद 143 है उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार प्राप्त है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार को ही हम लोग सलाहकारी अधिकारिता एवं सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 43 का हेडिंग कहता है कि राष्ट्रपति को शक्ति है कि वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं। आइए इसके डिटेल्स में जानते हैं। खंड 1 कहता है, जब किसी राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना है और ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय का राय लेना समाचीन है, उच्चतम न्यायालय का परामर्श लेना समाचीन है, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय के विचारार्थ भेज सकता है। न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझे राष्ट्रपति को उस पर अपना राय देगा। खंड 2 कहता है, राष्ट्रपति किसी ऐसे मामले को उच्चतम न्यायालय की परामर्श के लिए सौंपता है जो अनुच्छेद 131 के परंतुक में वर्णित है, तो न्यायालय उस पर राय देने के लिए बाध्य होगा। तो 143 सीधा सीधा ये कहता है कि राष्ट्रपति को जब भी कोई ऐसा प्रश्न जो विधि या तथ्यों का हो या कोई ऐसा प्रश्न जो भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना हो, जिस पर किसी भी तरह का कोई केस लॉ अभी तक उच्चतम न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया हो या कोई भी ऐसा मामला जो सार्वजनिक महत्व का है, तो इस तरह के जो प्रश्न होंगे, जो मामला होंगे, जो वाद विवाद होंगे, उसे राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास परामर्श के लिए सौंप सकते हैं और उच्चतम न्यायालय को उस सौंपे गए प्रश्न पर मामले पर राष्ट्रपति को अपना ओपिनियन देना होगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केस लॉज। केस लॉ है इन री एजुकेशन बिल। इन री एजुकेशन बिल का मामला है, जिस मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न आया अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग कि उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह जजमेंट दिया था कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय यद्यपि आदर योग्य है परंतु वह न्यायालय के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। मतलब कि 143 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी परामर्श दिए जाएंगे जिस भी प्रश्न मामले पर, तो वो न्यायालय के ऊपर बाध्यकारी नहीं है कि वो देना ही है। न्यायालय अगर सही समझे तो दे सकती है, नहीं भी दे सकती है। लेकिन नेक्स्ट एक मामला आया विशेष न्यायालय विधेयक 1978 या 1979 SC 478। इसके संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की परामर्श देने के लिए बाध्य है। न्यायालय यह भी कहा है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया परामर्श, दिया गया ओपिनियन सभी न्यायालयों पर आबद्धकर है, किंतु न्यायालय ने यह ओपिनियन दिया कि न्यायालय की ओपिनियन के लिए स्पेशल क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसे प्रश्न जो स्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हैं उन पर उच्चतम न्यायालय अपना परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। ये विशेष न्यायालय विधेयक 1978 के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने यह मत दिया। अब नेक्स्ट केस लॉ आता है इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ। इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी मामले में उन्होंने यह स्पष्ट किया था उच्चतम न्यायालय कि किस तरह के प्रश्न उच्चतम न्यायालय स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि असंगत और अनावश्यक प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो संविधान का परियोजना पूरा नहीं करता हो या ऐसा प्रश्न जो धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल हो, तो इस सब तरह के जो प्रश्न होंगे वो उच्चतम न्यायालय एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे परामर्श के लिए। नेक्स्ट आता है कावेरी जल विवाद अधिकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, तो बहुत ही बारीकी से समझें। कावेरी जल विवाद अधिकरण AIR 1992 SC 500-22। ये जो अधिकरण है ये कावेरी जल विवाद पर यह अधिकरण नियुक्त की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा।
मुद्दा ये है कि कावेरी नदी के जल बंटवारे के संबंध में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में विवाद था। विवाद जब बढ़ा तो केंद्र सरकार ने इस विवाद के निपटारे के लिए एक अधिकरण की नियुक्ति की और वह अधिकरण जून 1991 में कर्नाटक राज्य को एक निश्चित मात्रा में नदी का जल तमिलनाडु को देने का आदेश दिया, जिसका कर्नाटक राज्य ने इस आदेश का खुलकर विरोध किया। तत्समय एक अध्यादेश पारित करके सरकार को यह शक्ति प्रदान कर दी कि वह अभिकरण के निर्णय को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, जिसका तमिलनाडु राज्य ने विरोध किया और ये विरोध बढ़ता चला गया, ये विवाद बढ़ता चला गया। तब राष्ट्रपति ने मामले को संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय की सलाह के लिए सौंप दिया। अब उच्चतम न्यायालय क्या अभिनिर्धारित किए इस मामले? उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक राज्य के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया था उसे अविधिमान्य घोषित कर दिए, क्योंकि उनका कहना था कि जो अधिकरण नियुक्त की गई थी वो केंद्रीय अधिनियम के द्वारा नियुक्त की गई थी। वो केंद्रीय अधिनियम अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 था, जो संविधान के अनुच्छेद 262 के अधीन बनाया गया था उस अधिनियम को। तो इसके अकॉर्डिंग अधिकरण की नियुक्ति की गई थी, तो उस पर उन्होंने उस अध्यादेश को अविधिमान्य कर दिया और फिर उन्होंने यह मत भी दिया कि जो अध्यादेश था वो विधि के शासन के विरुद्ध है, क्योंकि ये जो अधिकरण है विधि के अकॉर्डिंग है। क्योंकि अधिकरण के बारे में भी हम एक कंप्लीट सेशन लाएंगे। अधिकरण ऐसे हम लोग जान लेते हैं अधिकरण होता क्या है। अधिकरण शब्द के अंतर्गत वे सभी निकाय सम्मिलित हैं जिनमें न्यायिक शक्तियाँ निहित है। तो जब न्यायिक शक्तियाँ निहित हो गई तो विधि शासन के विरुद्ध हो गया वो अध्यादेश। तो जो विधि शासन और नैसर्गिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का अतिक्रमण करने के कारण उस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉ है स्पेशल रेफरेंस 2002 का मामला AIR 2003 SC 87। यह मामला गुजरात विधानसभा से संबंधित है। गुजरात विधानसभा ने समय से पूर्व भंग हो जाने के कारण चुनाव कराने का मामला था। यह मामला न्यायालय के समक्ष आया था विचारार्थ कि क्या विधानसभा के भंग हो जाने के पश्चात अनुच्छेद 174 की अपेक्षा के अनुसार, जिसमें यह कहा गया है कि एक सत्र की अंतिम बैठक के और दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास का अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग विधानसभा का चुनाव कराने के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 174 एक जीवित विधानसभा पर लागू होता है, न कि विघटित विधानसभा पर। अतः विघटित विधानसभा के मामले में जो निर्वाचन आयोग होता है उसे चुनाव कराने के लिए वह बाध्य नहीं होती है, उसके इच्छा पर है कि वो करवाए या ना करवाए। तो इस बात पर क्या हुआ कि ये और विवाद बढ़ने लगा, इसलिए कि इसमें एक तर्क आने लगा कि अनुच्छेद 174 के अधीन कोई समय का भी उल्लेख नहीं है। तो क्या समय का उल्लेख नहीं है तो निर्वाचन आयोग चुनाव ही ना करवाए, इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाए। ये तर्क आ गया न्यायालय के सामने। तो न्यायालय ने इस तर्क को देखते हुए उन्होंने यह कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। विधानसभा विघटन के पश्चात उसे तत्काल निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए और 6 मास के भीतर चुनाव करा लेना चाहिए। 6 मास के भीतर चुनाव करा लेना चाहिए। तो ये निर्णय एक गवर्नमेंट और निर्वाचन आयोग दोनों के बीच के विवाद को अंत किया। तो आज का कंप्लीट सेशन यही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो इसी तरह हमारे इस चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर मैं इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो सेशन लाता रहूँगा। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से।